तो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी दो कंपनीज कि जिनका दलाल स्ट्रीट के अंदर कंपैरिजन काफी अलग अलग लेवल पर और काफी अलग अलग तरीके से हो रहा है, बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मतलब जेएफएसएल। तो सबसे पहले तो इन दोनों कंपनीज का इंडियन मार्केट के अंदर एक बेसिक प्रेजेंस लेवल क्या है उसको देखते हैं। तो बजाज फाइनेंस के इंडिया में काफी दशकों से एक वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल रिच एंड पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ अवेलेबल है। वहीं पर जेएफएसएल एक न्यू कमर है, न्यूली लॉन्च एंड विथ ऑलमोस्ट मिनिमम प्रेजेंस के साथ अवेलेबल है। बजाज फाइनेंस एक फुल प्रूफ हायर एंड हायर प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है। यूं समझो कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी बजाज फाइनेंस ही है, जिनके पास एक प्रूवन, एक वेल डिफाइंड सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। सामने जेएफएसएल अभी लगभग 6 मंथ पहले ही एज अ इंडिविजुअल फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई, जिसका रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ डीमर्जर हुआ था। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जेएफएसएल को ट्रैक करने के लिए अभी इनफ डेटा तक नहीं है, जिसमें अब फिलहाल जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है वो स्टार्ट हो रही है। तो एक तरफ इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एनबीएफसी कंपनी है एंड दूसरी तरफ न्यूली बॉर्न कंपनी, फिर भी ये कंपैरिजन मार्केट में हो रही है। तो अगर ग्राउंड लेवल पर देखें तो जेएफएसएल की जो वैल्यू है वो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स के परसेप्शंस पर टिकी हुई है। वहीं पर बजाज फाइनेंस के पास बरसों के परफॉर्मेंस का एक फुल प्रूफ ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें कंपनी के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के वेल डिफाइंड डेटाज अवेलेबल हैं। तो अगर बजाज फाइनेंस ऑलरेडी जेएफएसएल से इतना आगे है एज अ कंपेरिजन, तो फिर ये कंपेरिजन हो ही क्यों रही है। तो सबसे पहले जेएफएसएल की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है, मतलब मुकेश अंबानी की कंपनी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इनकी जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज होती है ना वो अनमैचेबल रहती है। दूसरी चीज की बजाज फाइनेंस की जो नेटवर्थ है वो 55,000 करोड़ के आसपास है एंड टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इनके 3.11 लाख करोड़ के अराउंड है। वहीं सामने जेएफएसएल की जो टोटल नेटवर्थ है वो 1,20,000 करोड़ है। तो जस्ट इमेजिन के जेएफएसएल के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं कितने स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि इस नेटवर्थ को लिवरेज करके एज एन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी कंपनी बहुत ही इजीली एक ह्यूज डेट एक्वायर कर सकती है। एंड साथ ही जेएफएसएल जो है वो ट्रिपल ए रेटेड कंपनी है, जिसकी वजह से बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पर इनको लोन मिल भी जाएगा। जेएफएसएल एक बहुत ही स्ट्रांग पेरेंटेज विथ एक्सट्रीमली कैश रिच एंड इंडिया के लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट का एक अभिन्न हिस्सा है। तो इन सारे रीजंस के चलते जेएफएसएल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। एंड मुकेश अंबानी हमेशा एक बिग एग्जीक्यूशन प्लान के साथ ही एक कंपनी को ऑपरेट करते हैं। तो जेएफएसएल के रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स का एक काइंड ऑफ परसेप्शन है, जिससे कि कंपनी को इतनी स्ट्रांग बैकिंग मिल रही है, जिसके पीछे मेनली रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस एटीट्यूड एंड उनका माइंडसेट ही मेन रोल मॉडल है। बेसिक बिजनेस रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो Q3 फाइनेंशियल 2024 में बजाज फाइनेंस को 3639 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था एंड सामने जेएफएसएल को ऑलमोस्ट सेम क्वार्टर में 293 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। जेएफएसएल ने मिक्स अप्रोच को सिलेक्ट किया है, जहां एक तरफ कंपनी ने सिक्योर्ड लैंडिंग को प्रीफर किया है। अब सिक्योर्ड लैंडिंग होने की वजह से शॉर्ट टर्म में इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो उनके रिजल्ट में शायद ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा इंपैक्ट दिख सकता है। वहीं दूसरी तरफ जेएफएसएल ने एज अ स्क्रैच मल्टीपल इंश्योरर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ब्लैक रॉक के साथ भी कंपनी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी बिल्डअप करने का डिसीजन लिया है। इसके अलावा कंपनी ने एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करके डिजिटल फर्स्ट अप्रोच को सिलेक्ट किया, जो कि उन्होंने जियो टेलीकॉम में भी किया था और रिलायंस रिटेल में भी करते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो बजाज फाइनेंस जो कि काफी आगे है एज कम्पेयर टू जेएफएसएल, क्योंकि बजाज फाइनेंस के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट है वो पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से साथ में काम कर रहा है। उन्हें कंपनी के हर तरह के प्लस माइनस की जानकारी है। एंड सामने जेएफएसएल में आईसीआईसीआई बैंक के एक्स अधिकारी केवी कामत एंड हितेश सेठी जैसे पर्सनालिटीज जो है वो शामिल है। नो डाउट कैपेबिलिटीज में कोई कमी ना हो, बट कंपनी के लिए नए हैं। जेएफएसएल एज अ बिगिनर होने के बावजूद भी कंपनी के पास उनके टेलीकॉम बिजनेस एंड रिटेल बिजनेस के थ्रू एक ह्यूज कस्टमर बेस है, उनका डेटा अवेलेबल है, जिसको कंपनी स्ट्रेटेजिकली लिवरेज कर सकती है जियो फाइनेंशियल के लिए। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देखें तो बजाज फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू जेएफएसएल, बट जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो जेएफएसएल के पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू बजाज फाइनेंस। जेएफएसएल के लिए जो मेजर चैलेंज होगा वो यही रहेगा कि उन्हें बहुत ही एक्सपीरियंस जायंट्स के साथ मार्केट के अंदर कम्पीट करना पड़ेगा। एंड सामने बजाज फाइनेंस के लिए मेजर चैलेंज ये रहेगा कि अगर जेएफएसएल जियो टेलीकॉम स्टाइल को ही यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं तो वेरी लो टिकट साइज एंड विदाउट केयरिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी अपनी रिच को एक्सपोनेंशियली एक्सपांड कर सकती है। एंड फाइनेंशियली ये इतने स्ट्रॉन्ग है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि काफी लंबे टाइम पीरियड तक इन लॉसेस को बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब भी कर पाए। तो फाइनली जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट गोल क्या है एंड इन दोनों कंपनीज की इन्फॉर्मेशन को वो इंटेलेक्चुअली कैसा परसेप्शन बिल्ड करता है, इस चीज पर डिपेंड करेगा। तो इन्फॉर्मेशन अगर फाइनली अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।